डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि संबंधी विभिन्न विषय हम आप किसान भाई बहनों के लिए लेकर आते हैं। हमारा मकसद होता है कि विभिन्न विषयों के बारे में आपको जानकारी मिले और जागरूक हों आप, और कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकें। तो आज के वो कौन से विषय हैं जिन पर चर्चा होगी और साथ ही लेंगे आपके सवाल। आइए सबसे पहले हेलो किसान में नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है अगेती आलू की उन्नत खेती, और साथ ही आज हम बात करेंगे आंवला और बेर के बागों की देखभाल के बारे में। इन दोनों विषयों से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई आशंका है, कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मंच आपके लिए है। अगले 1 घंटे तक हम आपके इस सवालों का यहाँ जवाब देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं अपना टोल फ्री नंबर जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं 1800-113060। दूसरा नंबर नोट कर लें 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए उपलब्ध है। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संपर्क करना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं, वॉइस नोट भेजना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लें 8800520717। इस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी भी आप नोट कर लें, ईमेल भी कर सकते हैं। यानी 3 विकल्प आपके सामने हैं, जिसे भी आप सुविधाजनक माने उसे आप अपना सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल पता है। कुछ बुनियादी बातों का हमारे दर्शक अवश्य ध्यान रखें। यानी जब आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप नेटवर्क क्षेत्र में हो, ऐसी जगह से ही कॉल करें जहां पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो, ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें। इसके अलावा कुछ दर्शक टेलीविज़न का वॉल्यूम भी हाई कर लेते हैं अपनी आवाज़ सुनने के लिए, तो ऐसा ना करें, इससे बहुत असुविधा होती है और आपका सवाल भी हम ठीक से नहीं सुन पाते हैं। तो टीवी को उस वक्त म्यूट कर लें। जब भी आप हमें अपना सवाल टेक्स्ट करें तो अपना नाम, अपने सवाल को ठीक से फ्रेम कर लें ताकि उसे हम सही तरीके से समझ सकें और उसका जवाब दे सकें। अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर मेंशन करें। इस बात का ध्यान आप ईमेल करते भी करें। हमें पूरी उम्मीद है कि इन सभी बातों का हमारे दर्शक अवश्य ध्यान रखेंगे। और आज का जो हमारा पहला विषय है, यानी किस तरीके से हमारे किसान अगेती आलू की उन्नत खेती कर सकते हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और इस पर हमारे साथ जानकारी के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आप अध्यक्ष हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। और जो हमारा आज का पहला विषय है आलू की खेती के बारे में आप हमें विस्तार से जानकारी देंगे। दर्शकों के जो भी सवाल होंगे, जो भी आशंकाएं होंगी, उनका समाधान भी आज के इस मंच पर आप करने में हमारी मदद करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। और हमारे दूसरे मेहमान आज के हैं जो कि आंवला और बेर के बागों की देखभाल से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनका जवाब देंगे। हमारे साथ डॉक्टर OP अवस्थी जी हैं। आप अध्यक्ष हैं फल एवं उद्यान प्रौद्योगिकी संभाग, IRI, पूसा, नई दिल्ली से। आपका भी सर कार्यक्रम में स्वागत है। तो दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आलू की बात करें तो आलू एक ऐसी सब्जी है जो कि व्यापक रूप में हमारे देश में उगाई जाती है। हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ किसानों की आय में भी इसकी बड़ी भूमिका है। प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी हम जानते हैं कि आलू नए नए अलग अलग रूपों में बाज़ार में उपलब्ध होता है और इसका बाज़ार लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रसंस्करण का स्कोप भी किसानों के सामने कई तरह के विकल्प में उनके सामने उपलब्ध है। तो इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और बातचीत की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम आलू पर ही बात करते हैं। तो सर, आलू एक ऐसी फसल है जिसे कहते हैं कि ये सबके साथ घुल मिल जाती है, हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई तरह के पोषक तत्व भी होते हैं। ओवरऑल आलू की फसल को हम देखें तो किस तरह से हमारे किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है? किसान भाइयों, आलू के बारे में अगर हम समझें तो आलू मुख्य रूप से जो हमारी फसल है वह ये विंटर, शरद ऋतु की फसल है। और आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है, शीर्षक है कि अगेती आलू की उन्नत खेती। किसान भाइयों, आलू में अगर हम इस बात को देखें तो जो हमारे
मझौले सीमांत लघु कृषक हैं, उनके द्वारा आलू में अगेती फसल लेने के लिए, जिससे कि वह धान और गेहूं की फसल प्रणाली में एक अतिरिक्त फसल के रूप में लेते हैं। और आलू की जो अगेती फसल है उसको हम 15 सितंबर के बाद और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हमारे किसान भाई इसको लगा लेते हैं और 60-65 दिन में 70 दिन में इसको खुदाई करके, हार्वेस्टिंग करके, और ये कच्ची खुदाई हम बोलते हैं, और इसको बाज़ार में ले जाते हैं। उस समय उनको इसकी अच्छी कीमत मिलती है। उस समय आलू की जो भाव है, जो बाज़ार में मूल्य है, अच्छा मिल जाता है। और थोड़ा सा जो हमारी अगेती फसल है इसमें उपज मुख्य फसल से थोड़ा कम होता है, क्योंकि मुख्य जो हमारा जलवायु, जो इसको डिग्री डेज मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारी जो मुख्य फसल है उसके अनुपात में नहीं मिल पाती। दूसरी चीज़ यह है कि जो हमारे पास समय है वो भी कम लगता है, क्योंकि हमारी फसल 90 दिन 100 दिन की है और हम इसको 65 दिन 70 दिन 60 दिन अपनी आवश्यकता को देखते हुए हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और किसान को यह एक अतिरिक्त आय के तौर पर मिलती है। जी बिल्कुल सर, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को कि अगेती आलू ये आपके इनकम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी समय आपका बर्बाद ना हो, आपका खेत खाली ना रहे, तो आप अगेती आलू की खेती कर सकते हैं। ये कम अवधि की फसल रहती है अगर आप मुख्य सीज़न की आलू की बात करें उससे, जैसा कि सर ने बताया। और भले ही उपज उतनी ना हो, लेकिन क्योंकि ऐसे समय में उपलब्ध होता है आलू जब बाज़ार में बहुतायत नहीं होता है, इसलिए आपको कीमत भी अच्छी उस वक्त प्राप्त होती है। फिलहाल अगेती आलू पर देखते हैं ये रिपोर्ट। आलू एक सदाबहार सब्जी है। लगभग पूरे भारत में इसकी खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा आलू पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी आलू की खेती की जाती है। आलू की अगेती खेती के लिए ये समय एकदम सही है। बता दें कि आलू की अगेती फसल सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक बोई जा सकती है। दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ की बहुलता हो, आलू की खेती के लिए अच्छी रहती है। किसान आलू की अगेती बुआई के लिए अच्छे बीजों का चयन करें। आलू की अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन करना बहुत जरूरी है। किसान अगेती आलू की बुआई के लिए कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी कुबेर, कुफरी बहार, कुफरी सूर्या, कुफरी अशोका और अल्टीमेटम किस्में लगा सकते हैं। हालांकि अपने इलाके के हिसाब से किस्मों का चयन करना अच्छा रहता है। खेत की आखिरी जुताई पर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय इस्तेमाल करें। आलू की खेती में तापमान का भी काफी महत्व होता है। ऐसे में अगेती आलू की बुआई से पहले तापमान का भी ध्यान रखें। तो भी आपने आलू पर ये हमारी रिपोर्ट देखी। आइए बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय पर, जो कि है बेर और आंवले के बागों की देखभाल से जुड़ा हुआ। बेर और आंवले की बात करें तो आंवला आज के समय में लगातार इसकी तरफ रुझान न सिर्फ किसानों का बल्कि आम लोगों का भी बना हुआ है, क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर होता है। विटामिन सी का बहुत अच्छा माध्यम है और विटामिन सी हमारे लिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार है। इसी तरीके से जैसे जैसे बेर की बहुत अच्छी अच्छी किस्में सामने आ रही हैं, ये भी काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसमें हम देख रहे हैं प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी बहुत सारे विकल्प सामने आ रहे हैं। तो सर, बेर और आंवला ये एक ऐसी फसलें हैं जिन्हें पहले बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था। ये अपने आप उग जाया करती थी और हम इसे इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बाज़ार की डिमांड को देखते हुए, इसके मार्केट का फैलाव देखते हुए बेर और आंवला दोनों ही कई किसान तो इसे मुख्य फसल की तरह भी अपना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है अंजू जी। इसमें ऐसा है कि आप देखिए वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, दिन पे दिन जो है वो जो है भूमि जो है घटती चली जा रही है। तो आंवला और बेर पे खास करके किसान भाई इसलिए महत्व देते हैं जो भी ज़मीन बची हुई है, जैसे कोई बंजर ज़मीन है या जो ख़राब ज़मीन है, पहले तो ये होता है कि ये फल जो है उसमें बहुत अच्छी तरह से वो पनपते हैं और उनको जो है सफलतापूर्वक लगाई जा सकती है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये फल जो है ये भरपूर होते हैं, पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। जैसे कि अगर आंवला की आप बात करें तो आंवला जो है विटामिन सी से भरपूर होता है। जी, रेशा भी खूब इसमें होता है 630 मिलीग्राम विटामिन सी जो है प्रति 100 ग्राम फल में पाया जाता है। और आप पीछे जो है जो अपना पेंडेमिक था या कोरोना के समय आप देखी होंगी कि आंवला के भाव जो है बहुत ही ज़्यादा कीमत पे बिकता था। जैसे कि आंवला की 250 से 300 किलो तक जो है वो बिकता था। उसी तरह बेर का अपना महत्व है, वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। आंवला की अपेक्षा जो है बेर में विटामिन सी कम होती है, इसमें 250 मिलीग्राम पर ये जो है 100 ग्राम फल में होता है। और इसमें जो है प्रोटीन होती है और इसमें जो है सूखा सहने की अद्भुत क्षमता होती है। यानी कि जो है बेर में देखती होंगी कि आप गर्मी में पतझड़ हो जाता है और उसके बाद सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, पानी की आवश्यकता कम होती है। तो इन क्षेत्रों में जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं उसमें दोनों आंवला और बेल जो है सफलतापूर्वक लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने आंवले के बारे में बताया तो पोषक तत्वों से भरपूर है और रेशा भी इसमें काफ़ी होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत अच्छे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसी तरीके से बेल की जो का पेड़ कहे, झाड़ कहे सर, इसके तो बहुत सारे लाभ हैं। एक तो आपका फल मिलता है, आप जब झाड़ सूख जाती है उसे आप अपने रुंदाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खेतों की सुरक्षा के लिए। इसकी पत्तियां जो हमारे पशु हैं उनके लिए हरे चारे के तौर पर भी काफ़ी लाभकारी होती है। तो कई सारे लाभ हैं इन दोनों ही फसलों के। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। अगर आंवले के नए बाग अगस्त के अंत तक ना लग पाए हो तो सितंबर के शुरू में ये काम खत्म करें। आंवला में फल सड़न रोग की रोकथाम के लिए ब्लाइटॉक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। शुष्क विगलन रोग, जिसमें 80 से 90% फल अंदर से काले होकर अक्टूबर और नवंबर में गिर जाते हैं, उसकी रोकथाम के लिए 6 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। छाल खाने वाले कीट की रोकथाम के लिए मिट्टी के तेल या पेट्रोल में रुई भिगोकर तार की मदद से छेदों में डालकर चिकनी मिट्टी से बंद करें। शूट गाल बनाने वाले कीट से ग्रस्त टहनियों को काटकर जला दें और शुष्क विगलन की रोकथाम के लिए 6 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आंवला वर्गीय फलों में अगर डाईबैक, स्कैब और सूटी मोल्ड रोग का प्रकोप हो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। वहीं अगर बेर की बात करें तो सितंबर में बेर की रोपाई हो सकती है। पौधे निकालने से पहले फालतू पत्ते उतार दें। पौधों को 27 फीट दूर लगाने से 72 पेड़ प्रति एकड़ लग सकते हैं। नए पौधे की 17 दिनों के अंतर पर सिंचाई करें और बेर के पुराने बागों की भी सिंचाई करें। बाग की सफाई करके खरपतवार निकाल दें। तो ये थी हमारी रिपोर्ट आंवला और बेर पर। और अब हम दर्शकों से कहेंगे कि अब आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और साथ ही हमारा टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर आपके लिए बीच बीच में फ्लैश करते रहेंगे। अगर आपने नहीं नोट किया है तो वहां से नोट कर आप हमें कॉल ज़रूर करें। अब आइए बात करते हैं अगेती आलू की। तो सर, जैसे कि आपने इसके महत्व के बारे में हमें समझाया, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो किसान अगेती आलू लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला कार्य तो यही है कि वो अच्छी किस्मों का चुनाव करें। तो अगेती आलू की किस्मों के चुनाव करने की जब बारी आती है तो ऐसे में हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान भाइयों, अगेती आलू के लिए सबसे पहले हम इस बात का ध्यान दें कि जो 65-70 दिन में जिसकी बल्किंग, जिसकी बढ़वार सबसे अधिक हो, जिससे हमें अधिक उपज मिल सके, इस दिशा में
पहले हमारे पास कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, इस प्रजाति को हमारे किसान भाई उगाते थे। आज हमारे पास बहुत सारी प्रजातियां हैं इसके लिए। कुफरी पुखराज भी बहुत क्षेत्रों में उगाई जाती थी अगेती फसल के तौर पर। कुफरी पुखराज की यह विशेषता है कि वह अगेती में और मुख्य फसल में भी और प्रजातियों से अच्छी उपज देती थी। उसी तरह से इस समय हमारे पास कुफरी मोहन, कुफरी गंगा और कुफरी ख्याति, ये प्रजाति भी अर्ली बल्किंग वाली प्रजाति हैं, जो कि बढ़वार जो है बहुत जल्दी तेज़ी से होता है। और इन प्रजातियों का चयन हमारे किसान भाई करें और इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जो भी प्रजाति का चयन करें उसका बीज गुणवत्ता युक्त बीज का जो लें, बहुत ही जो रिलायबल सोर्स हैं उन अभिकरणों से, उन एजेंसी से प्राप्त करें। और जो अगेती फसल की हम बात करते हैं उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि 15 सितंबर से और 15 अक्टूबर के बीच में हमारा जो तापमान होता है बुआई के समय वो ज़्यादा होता है। उसके लिए हमारे संस्थान द्वारा विकसित 2 प्रजातियां हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, कुफरी सूर्या और कुफरी भास्कर। ये दोनों प्रजाति जो हैं हमारी प्रजातियां, ये किस्में हीट टॉलरेंट हैं। तो इसकी बुआई यदि हम सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करते हैं तो इसकी उपज अच्छी मिलती है। और ये जब हमारा तापमान गिरता है तो इनकी मैच्योरिटी भी बहुत तेज़ी के साथ आती है, परिपक्वता। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई प्रजाति का चयन करें जिनमें अर्ली मैच्योरिंग जो हमारी अगेती परिपक्वता की बात हो, साथ में जो हमारा अगेती बढ़वार जिस प्रजातियों में हो उन प्रजातियों का चयन करके और अगेती फसल के तौर पर आलू की उन्नत खेती करें और लाभ कमाएं। जी बिल्कुल, तो ये थी कुछ अच्छी किस्में जिनका आप लाभ ले सकते हैं, जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। अभी समय है और सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आज के इन दोनों विषयों पर बातचीत जारी रहेगी। आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल करें। होगी मुलाकात इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपको बता दें। आज हम बात कर रहे हैं अगेती आलू के बारे में, और साथ ही अगर आप बेर और आंवले के बाग लगाना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से ही इसके बाग हैं तो उनकी देखभाल किस तरीके से की जाए, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं। ये बात करते हैं, विपिन है जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से हमें कॉल किया है। विपिन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या प्रश्न है। हेलो हेलो विपिन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार मैम। नमस्कार विपिन जी।
हाँ जी, थोड़ा सा कॉल ट्रांसफर देरी से हुआ। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मैम आलू के बारे में जानना था। हाँ बताएं। आलू के मैम मैं जानना चाहता हूँ जिस खेत में पहली बार आलू अगर लगाते हैं तो क्या वहाँ पे जैविक खाद ना भी डालें या थोड़ी कम संख्या में डालें तो क्या आलू की पैदावार अच्छी मिल सकती है अगर पहले कई सालों से आलू नहीं लगाया है तो? ठीक है, फिर बस एक ही सवाल है आपका? जी बिल्कुल एक ही सवाल है। ठीक है विपिन जी। विपिन जी, जैसा आपने बताया कि जैविक खाद न डालने की जगह है, जैसे अगर आप आलू की खेती करते हैं तो आप ग्रीन मैन्योरिंग की बात करें, आप ढैंचा लगा लें। अगर ढैंचा, हाँ हरी खाद, और ढैंचा लगाने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ग्रीन मैन्योरिंग से हमें नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है उसमें 25% के करीब इससे पूरी होगी। ऑर्गेनिक कंटेंट जो हमारा है वो बढ़ जाएगा और ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होगा और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जी जी, अब बात करते हैं सर आंवले पर, पहले हम कर लेते हैं, बेर पर भी हम बात करेंगे। तो आंवले के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर आंवले की जो फसल है या फिर जो हमारे किसान आंवले को अब काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं, उन्हें देखभाल से जुड़ी इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए इस समय जो है आंवला में जो है वो फल जो है लग गए होंगे। छोटे छोटे फल जो है कंचे के आकार के लगे हुए हैं। सितंबर अक्टूबर में जो है बारिश जैसी शुरू होता है तो फल की जो है विकास शुरू हो जाती है। तो इस समय जो ध्यान देने वाली बात है कि जो किसान भाई जो है मार्च अप्रैल में जो खाद डाले हों, आधी खाद जो है मार्च अप्रैल में डालते हैं और बाकी खाद जो है वो सितंबर अक्टूबर में डालते हैं। तो जो मात्रा जो बताई गई है वो खाद की है, उसमें जो है 40 से 50 अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालें प्रति वृक्ष, और उसमें जो है 100 ग्राम नाइट्रोजन, उसके बाद 50 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये मात्रा है वो आयु के हिसाब से दें। जैसे कि 1 साल का पौधा है तो 100, 50, 100 दें और उसी तरह से उसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। और अगर 10 साल का पौधा है तो उसमें 1 किलो नाइट्रोजन, 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 1 किलो जो है वो म्यूरेट ऑफ पोटाश। अब देखिए ये जो बताई गई मात्रा है, किसान भाई अक्सर ये गलती करते हैं कि मैं यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब NPK के हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसमें जो है अगर आपको यूरिया देना है तो बताई गई हुई मात्रा, जैसे कि 100 ग्राम नाइट्रोजन है उसमें 2.16 का गुणा कर लें, फास्फोरस में जो है 6.25 का कर लें सिंगल सुपर फॉस्फेट लेने के लिए, और म्यूरेट ऑफ पोटाश लेने के लिए जो है 1.74 का गुणा कर लें पोटाश के लिए। तो इस समय जो है किसान भाई जो आंवला लगाएं उसमें इन मात्रा से खाद दे सकते हैं उसमें। जी जी। अब सर आलू पर आते हैं। आलू की किस्मों के बारे में आपने बता दिया कि किस तरीके से हम अच्छी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अगला सवाल मैं पूछूं उससे पहले एक कॉलर हैं, हम बात कर लेते हैं कॉलर से। हेलो, ब्रजेश है जिन्होंने अलीगढ़ से हमें कॉल लगाया है। जी ब्रजेश जी बताएं क्या सवाल है? जी आलू के बारे में जानना चाह रहा था। ये अगेती जो आलू है इसको ये जानना चाह रहा था, इसके बीज हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, जो प्रमाणित अच्छे बीज हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? ठीक है सर। और हेलो, हाँ जी, और कोई सवाल भी है आपका? और दूसरा ये है कि जैसे अगेती वैरायटी अगर हम करते हैं तो उसको जैसे हम कच्ची खोज अगर ना करें और रोकना चाहें आगे के लिए तो रुक पाएगी या नहीं? ठीक है ब्रजेश जी, दोनों अच्छे सवाल हैं सर। ब्रजेश जी, जो आप जानना चाहते हैं, पहली बात तो यह है कि आप को अच्छा गुणवत्ता युक्त बीज मिले। उसके लिए आपको जो जिला उद्यान अधिकारी हैं इनके द्वारा जो हमारे क्षेत्र से पैदा हुआ प्रजनक बीज है हम इनको देते हैं और इनके यहाँ से उसका गुणन करके फाउंडेशन 1, 2 और प्रमाणित बना करके किसानों को दिया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास जो अच्छे किसान हैं जिनके पास भी बीज मिलता है, जो प्रजनक बीज हमारे क्षेत्र से ले जाते हैं हमारे यहाँ जब ऑक्शन होता है उससे, और जब हमारे आपूर्ति के बाद बचा हुआ बीज प्रथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रथम आवक और प्रथम पावक के हिसाब से हम देते हैं, उनके द्वारा भी आप बीज का प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात आपकी थी कि दूसरा ये जानना चाहते थे सर। क्या दूसरी बात थी? दूसरा सवाल सर इनका आलू से जुड़ा हुआ था। दूसरा सवाल मुझे भी हो गया दिमाग से। पहला तो यही था अच्छी किस्में ये कहाँ से प्राप्त करें। हाँ, आलू को अगर लंबा रोकना चाहते हैं लंबा तो रोकना है, जैसे देखिए अगेती फसल में पहली बात तो हम जो हीट टॉलरेंट वैरायटी लगाते हैं,
दूसरी चीज़ अर्ली बल्किंग की जो हम वैरायटी की बात करते हैं, इसको अगर हम रोकेंगे तो मुख्य फसल के बराबर की उपज नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ट्यूबराइजेशन होना और ट्यूबर बनने के बाद कंद का बढ़वार होना, इस दोनों के लिए जो समय है उसके लिए जो हमारी मुख्य फसल होगी जो 15 अक्टूबर के बाद हम लगाएंगे, और वह भी डिपेंड करता है कि किस जगह लगाना है। यदि हमें उत्तर भारत में लगाना है या पंजाब में रोपण करना है, सबके जगह पर अलग अलग हमें बीज की बिजाई करनी पड़ती है और उसके अनुसार से प्रमुख जो मुख्य फसल है उसकी उपज ज़्यादा होगी। और जो अर्ली हमारी प्लांटिंग है, अर्ली जो हमारी अगेती फसल है, यह ज़्यादातर किसान हमारे 60-65 दिन 70 दिन में ही इसको हार्वेस्ट करके इसे हम कच्ची खुदाई की कहते हैं और इसको बाज़ार में भेज देते हैं और उसमें एक अच्छा भाव, अच्छा रेट मिलता है। और यही ठीक है सर, यानी मतलब कुल मिला के यही है कि इसे आप लंबा रोक करके ज़्यादा उपज लेने की कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर लंबा रोकना है तो मुख्य फसल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी बेर के बारे में। बेर और आंवला ये दोनों ऐसी फसलें हैं जो कि कहते हैं कि काफ़ी हार्डी फसलें होती हैं, मजबूत फसलें होती हैं, तो इनके लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है? एक तो ये होता है कि हाँ ये फसल है जो किसी तरह की जलवायु में भी हो जाती है, और एक वैसे फसलें होती हैं जिनको शुष्क ही जलवायु, तरह की जलवायु वाली फसल है या फिर ऐसी जगह जो बहुत उपजाऊ नहीं है या फिर पानी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसे जो है आंवला और बेर जो है वो बहुत ही कठोर वृक्ष होते हैं। ऐसे हर जलवायु में हो सकती है, लेकिन अच्छी भूमि अगर है तो उसमें पहले आदमी चाहेगा कि दलहन फसलें या दूसरी फसल लगाएं। तो जो भी बंजर भूमि है, जैसे बंजर भूमि में जो है उसकी उपजाऊ क्षमता कम है या उसमें जो है लवणीय भूमि है, तो ऐसी भूमि में जो है दोनों आंवला या बेर लगा सकते हैं। अब आंवला के लिए एक सीमित वो है, जैसे कि अगर आपको आंवला लगाना है तो उसकी पीएच आमतौर पे 7.5 से 9 के बीच में होनी चाहिए। 7.5 से 9 के बीच में अगर किसी मृदा की पीएच है तो आप जो है आंवला सफलतापूर्वक लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है विद्युत चालकता। आंवला के उसमें जो है विद्युत चालकता जो है 9 से 12 होता है, और जो ESP होता है वो जो है 25 से 30 होता है। लेकिन बेर में जो है उससे थोड़ी सी अधिक क्षमता होती है। उसमें जो है बेर में जो है विद्युत चालकता जो है वो 25 से 30 होता है और ESP जो है 50 से 60 होता है। तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र और उपोष्ण क्षेत्रों में जो है ये लगाए जा सकते हैं। बस एक ध्यान देने वाली बात है कि आंवला में जहाँ जल का स्तर ऊंचा हो, जहाँ जल का स्तर ऊंचा हो वहाँ पे आंवला को जो है नहीं लगाना चाहिए। ये इन चीज़ों मतलब जहाँ पे सर जल भराव वगैरह की आशंका है वहाँ पर वहाँ पे आंवला न लगाएं। बाकी बेर के लिए आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दर्शक है कीर्ति हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है, आइए इनका भी कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार। नमस्कार जी बताइए मैम, क्या सवाल है आपका? कीर्ति है गुना मध्य प्रदेश से। हमारा सवाल ये है, हमें लेसन सी करनी है जी। हेलो हाँ, हमको लहसुन की खेती करनी है। लहसुन की खेती करनी है? हाँ। आज का हमारा विषय कीर्ति जी आलू है, आंवला है, बेर है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लहसुन पर भी आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो हम आपके सवाल को बिल्कुल अगले जब भी हम विषय लहसुन रखेंगे उसमें हम शामिल करेंगे आपके सवाल को। लेकिन आज जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो इन्हीं 2 विषयों से जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा कीर्ति जी को जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये लहसुन की खेती पे इच्छा रखती हैं, इच्छुक हैं, तो इसके लिए एक पूरी संस्थान बनी हुई है। नेशनल सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक बना हुआ है, उसका जो है संस्थान पुणे में है। तो आप उस पर वेबसाइट पे जाइए, प्याज और लहसुन का पूरा अनुसंधान केंद्र, वहाँ जा कर के आप पूरी जो है जानकारी ले सकती हैं। या वेबसाइट पे भी अगर आप देखेंगी तो वेबसाइट में पूरी उसमें जो है किस तरह से खेती की जाती है, कौन सी उन्नत किस्में हैं, क्या बीमारियां हैं, ये पूरी जानकारी उनको जो है वेबसाइट से भी मिल सकती है। और बाद में अगले कभी कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें खास विशेषज्ञ बुला करके भी इस पे चर्चा की जा सकती है। पीछे कुछ दिनों पहले हमने लहसुन पर एक कार्यक्रम किया भी था हेलो किसान में, तो मैं उन्हें ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यूट्यूब पर जाकर हमारा जो यूट्यूब ID है उस पर हेलो किसान के इस विषय को टाइप कर आप लहसुन की खेती के बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकती हैं। और सर अब जैसे कि आपने आंवले के बारे में बताया, इसी तरीके से अगर मैं बेर के बारे में जानना चाहूँगी तो बेर को किस तरह की जलवायु पसंद होती है? हाँ, बेर के लिए भी जो है शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र आप
जानती होंगी, जैसे कि किसान भाई भी जो है वो है, बेर जो है आमतौर पे जो है रेगिस्तान का फल है, उसको रेगिस्तान में जो है फलों का राजा कहा जाता है। तो जो बिल्कुल शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं उसमें बेर जो है सफलतापूर्वक लगाई जा सकती है। और जहाँ तक मृदा की बात है तो उसमें जो है बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी जो है इसके खेती के लिए उपयुक्त होता है। और पहले भी मैं बताया हूँ कि पीएच जो है ये 9 है, आंवला के उसमें 9 होता है, इसमें 9.5 तक आप जा सकते हैं। विद्युत चालकता जो है 25 से 30 के बीच में और ईएसपी जो है 45 से 60 के बीच में है, उसमें जो है इसकी खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। कुछ हमारे पास व्हाट्सएप सवाल भी आए हैं, बेर से जुड़ा हुआ सवाल भी है, तो उसे हम आगे कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान, और आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप अपने प्रश्न ज़रूर हम तक पहुंचाएं, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, तुरंत हम आपके सवाल को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इस बीच सर मेरे पास 2 ये व्हाट्सएप सवाल आए हैं, ये हम ले लेते हैं। पहला सवाल है राजस्थान के अजमेर से शिवम ने हमें ये व्हाट्सएप सवाल भेजा है और ये बेर के बारे में जानना चाहते हैं। ये अपने क्षेत्र में बेर की खेती करना चाहते हैं, अच्छी किस्में उनके यहाँ के हिसाब से कौन सी होंगी? देखिए, जहाँ तक किस्मों का प्रश्न है तो उसमें जो है शिवम जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि बेर में जो है उसमें 3 किस्में होती हैं। एक तो होता है जो पहले पक कर के तैयार हो जाती हैं, कुछ किस्में ऐसी होती हैं, कुछ जो होते हैं वो मध्य में पक कर के तैयार होते हैं, कुछ देर से पक के तैयार होते हैं। तो अजमेर क्षेत्र के लिए जहाँ आप बेर लगाना चाहते हैं, अगेती किस्म में सबसे अच्छा है गोला जो है सबसे पहले पक कर के तैयार होता है, फिर मुंडिया है, फिर गोमा कीर्ति एक किस्म है जो कि गोदरा से विकसित की गई है, गोमा कीर्ति, वो भी अगेती किस्म है। उसके बाद में 2 किस्में विकसित की गई हैं, एक है हाइब्रिड थार सेविका, ये विश्व की पहली किस्म है जो हाइब्रिड है बेर में, ये केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित की गई है, ये हाइब्रिड बेर है और ये भी अगेती किस्म है। और एक थार भोबराज है। मध्य में पकने वाले जो है 3-4 किस्में हैं, जैसे कि आपका बनारसी है, कैथेली है, सनौर 2 है, सनौर 5 है, ये मध्य में पक करके तैयार होती हैं। और सेब जो है वो देर से जो पकने वाली है, उसमें सेब है। सेब आप देखे होंगे कि बहुत ही बिल्कुल सेब की तरह होता है, उसकी आभा जो है बिल्कुल लाल रंग में जो है लिए हुए जो है सेब की तरह होता है। और ये शिवरात्रि के आसपास पक करके तैयार होती है और शिवरात्रि में आप जानते हैं कि बेर का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय जो है ये फल जो है आपके बेर सेब वाले किस्म है वो करीब 250 से 300 रुपये किलो बिकते हैं। उसी तरह आपका इलायची है और दूसरे किस्म है जो है कैथली और उमरान है, जैसे कि उमरान भी जो है देर से पक करके तैयार होता है। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि कुछ किस्में जो है अगेती में लगा लीजिए, कुछ मध्य में पकने वाले और कुछ देर से पकने वाले। इससे क्या होगा कि आपको आय जो है वो लगातार आपको मिलती रहेगी। दिसंबर से लेकर के जो है मार्च तक जो है आप बेर से आय ले सकते हैं फलों के तोड़ करके। ठीक है सर, बेर पर आप अभी ये सवाल था और कुछ सवाल आंवले पर भी आए जिन्हें हम कार्यक्रम में आगे हम शामिल करेंगे। इस बीच डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम अगेती आलू की बात कर रहे हैं, इनकी प्लांटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, इसके बारे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे किसानों को? अगेती आलू का जो रोपण है, बिजाई हम करते हैं, उसका समय तो हमने आपको बता दिया कि 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर, क्या अक्टूबर का प्रथम सप्ताह ही माने, क्योंकि 65-70 दिन में हमारी फसल तैयार हो जाए, उसको हमें ध्यान में रखना है। और बिजाई का काम हम उसी तरह से करते हैं जब सामान्य हमारा आलू की खेती है, और उसमें हमारे किसान भाई, अब तो छोटे छोटे जो किसान हैं उनके यहाँ तो बुआई जो हो रही है उसको 60 और 20 की स्पेसिंग पर करते हैं। पहले तो खेत की अच्छे से तैयारी कर लें। तैयारी करने में डिस्क हैरो से अगर ग्रीन मैन्योरिंग किए हैं तो उसको दबा लें। फिर इसके बाद हम हैरो चलाएंगे, फिर हम कल्टीवेटर, और जब हमारा जो अच्छी मृदा बन जाए
तो उसमें 60 सेंटीमीटर रो से पंक्ति और 20 सेंटीमीटर कंद से कंद पर हमारे किसान भाई बिजाई करें। लेकिन जो बड़े किसान हैं, अगर इसको बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आजकल ऑटोमेटिक प्लांटर, सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर से आलू की बिजाई होती है। उसमें जो हमारा यह इंटर और इंट्रा रो स्पेसिंग की बात है, मतलब पंक्ति से पंक्ति और जो कंद से कंद, इसमें अंतर है, क्योंकि हमारे जो ऑटोमेटिक प्लांटर हैं वह 66 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति है और जो 20 सेंटीमीटर हमारे किसान भाई जो है कंद से कंद रखते हैं। और थोड़ा सा इसमें बीज की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा हम डाल देते हैं। और बीज को अगर ध्यान में रखें अगेती में, तो बीज की साइज पर डिपेंड करता है। अगर बड़ा साइज है तब तो हमारा जो ज़्यादा लगेगा, और अगर सीड साइज है तो 10 कुंटल करीब 1 एकड़ में हम बीज लगाएंगे। 10 से 12 कुंटल बीज लग जाता है अगर सीड साइज है। और कुछ किसान भाई जिनके पास बड़ा है वो क्या करते हैं कि जब उसमें मल्टीपल स्प्राउट्स जो है जब आ जाते हैं, उसमें जो उसको कट करके भी लगाते हैं। तो कट करके लगाने में इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि उसका जो बीज का शोधन कर लें। उसके लिए कार्बेंडाजिम का जो घोल है उसमें उसको कटने के बाद भिगो करके, डुबो करके फिर छाया में फैला दें। और कुछ जो मृदा जनित, कंद जनित रोग हैं उसके लिए भी कुछ पेनक्यूरान करके एक दवा है, और जिसकी कि मोन्सरीन करके कुछ कंपनियां बनाती थी, कुछ और भी हैं। उससे जो ट्रीटमेंट देते हैं उस इसलिए देते हैं कि ब्लैक स्कर्फ से बचत हो जाए, जो काली फुंसी की बात होती है। और अगर हम बताएं आलू में, तो आलू के जो उपचार है मुख्य रूप से किसान भाई हमारे जो संस्थान की जो रिकमेंडेशन है, संस्तुति है, वो 3% बोरिक एसिड से उपचार की हम बात करते हैं। और वह आलू उपचार करके ही कोल्ड स्टोर में रखा जाता है और निकालने के बाद फिर हम उसको लगा देते हैं। जी क्योंकि जी बिल्कुल सर, एक हमारे पास आंवले पर सवाल आया है, मैं वो ले लेती हूँ। और ये सवाल बॉबी जी का है, जिन्होंने हमें लखनऊ से सवाल भेजा है। ये आंवले की अच्छी खेती के लिए क्या करें, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। देखिए बॉबी जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आमतौर पर यह देखा गया है कि आंवले की खेती में किसान जो है एक बहुत बड़ा गलती करता है। क्या है वो ये है कि वो क्या काम करता है कि जब भी वो किस्मों का चयन करता है तो एक ही किस्म लगा देता है। जैसे कि अगर कोई नरेंद्र आंवला 7 लगा रहा है तो नरेंद्र आंवला 7 की पूरी बाग जो है लगा देता है, या फ्रांसिस लगा रहा है या बनारसी लगा रहा है तो पूरे बाग जो है फ्रांसिस की लगा देता है। मैं किसान भाइयों को यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा, बराबर मैं इस माध्यम से, इस चैनल से जो है ये सलाह देता रहता हूँ कि जब भी किसान भाई अगर जो है आंवले की बाग लगाना चाहे तो उसमें जो है, चूँकि प्रांगण की समस्या होती है आंवले में, तो ये कोशिश करना चाहिए कि हर 10 पौधे के साथ एक दूसरी किस्म लें। जैसे कि आप नरेंद्र आंवला 7 के जो है 9 पौधे नरेंद्र आंवला 7 के लगाए, NA7 के लगाए, तो उसके साथ एक दूसरी किस्म लगा दीजिए, चाहे वो चकैया हो या NA6 का हो या NA5 का हो, वो किस्मों को लगा दीजिए। जहाँ तक किस्मों की बात है बॉबी जी, कि सबसे अच्छी किस्म जो है नरेंद्र आंवला 7 है। ये बहुत ही अच्छी उपज देती है, करीब 150 से 200 जो है केजी जो है प्रति वृक्ष इसमें जो फल होता है। बस समस्या ये होती है कि फल इसमें इतने ज़्यादा लगते हैं कि इसकी शाखाएं जो है टूटने लगती हैं। तो इसके लिए आपको जो है किसी लकड़ी से या किसी उससे जो है स्टिकिंग करना पड़ता है, यानी कि सहारा देना पड़ता है। और दूसरी जो किस्में हैं जो विकसित की गई हैं, जैसे कि गोमा ऐश्वर्या एक किस्म है, वो विकसित की गई। बहुत सारे किस्में हैं, आनंद से जो है आनंद 1 है, आनंद 1-2 है, भवानी सागर है दूसरी किस्म है, एक लक्ष्मी 52 किस्म है जो लखनऊ से ही एक सिलेक्शन है। तो ये सब जो है किस्में हैं जो आंवला की उन्नत किस्में हैं, इसको आप लगा सकते हैं। जी, नंद स्वरूप जी हमारे दर्शक हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल किया है। नंद स्वरूप जी बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी। जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगेती आलू बोने के लिए, जैसे आलू एक काट करके हम लोग बोते हैं, खड़ा बोते हैं, किसी बरसात की भी समस्या उत्पन्न हो सकती, तो हमें खड़ा बोना चाहिए कि हमें यह कटा हुआ आलू बोना चाहिए। और एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि जब आगे जाड़ा पाला और
ठंडक ज्यादा होती है, कोहरा भी गिरता है, तो उसमें अगेती झुलसा लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उससे पहले हमें किस प्रकार से सचेत रहना चाहिए अपनी फसल को बचाने के लिए? बहुत अच्छे सवाल है। ठीक है सर, 2 सवाल हैं इनके कि आलू काट के बोए। आलू की बिजाई करते समय यदि देखिए, अगर आपको बीज आलू के लिए जाना है तब तो काट करके आलू हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर काट के लगाएंगे और एक आलू भी अगर इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, तो हमारा जो संक्रमण है सारे फसल में पहुंच जाता है। लेकिन यदि हमें अगेती फसल की बात है तो अगेती फसल में यदि आपके पास बीज जो है अगर सीड साइज का है, मतलब 50 से 60 ग्राम का है, तो उसको आप खड़े आलू को लगाना चाहिए। और यदि आपके पास 100 ग्राम का आलू है तो वैसी दशा में उसके स्प्राउट्स को देखते हुए आप उसके 2-3 कट कर लीजिए, और उसमें 2-3 स्प्राउट अगर एक में हो उसको ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से कट करके भी आलू को लगा सकते हैं। यही बात को ध्यान में रखें कि उसको थोड़ा उपचारित कर लें, क्योंकि कटने के बाद उसको कि सड़न गलन न हो और समय से उसको रोपण कर लें। यह तो हो गया आपका कि काट के लगाएं या आपको होल आलू लगाएं। ये आपका जो सवाल था। दूसरा सवाल आपका था कि झुलसा का। देखिए हमारे किसान भाई, झुलसा के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तभी झुलसा लगता है। जब हमारा क्लाउड होगा और जो झींसी पड़ेगी और लंबा समय होगा, 2 दिन तक आपका मौसम बना रहेगा, रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता, वो हमारा 85-90% के करीब होगी, तापमान कम होगा, ऐसी परिस्थिति में झुलसा लगता है। और अर्ली जो हमारी फसल है उसमें झुलसा के लगने की संभावनाएं नगण्य होती हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो झुलसा लगने की जो परिस्थितियां बनती हैं वो दिसंबर के 25 दिसंबर के बाद के समय में झुलसा की परिस्थितियां आती हैं। उसमें हमारे किसान भाई एक बात का ध्यान जरूर देख सकते हैं कि हमारे संस्थान के द्वारा एक मॉडल का विकास किया गया, जिसके आधार पर हम उसके तापमान और आर्द्रता के बेसिस पर एक सप्ताह पहले ये भविष्यवाणी करते हैं कि इस क्षेत्र में ब्लाइट आने की संभावनाएं हैं। यदि ऐसी बात आपको समझ में आए, पता चले, तो प्रोफाइलेक्टिक सावधानी के तौर पर आप मैंकोजेब का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर लेंगे, तो आपको पिछेती झुलसा और जो भी आपको झुलसा की समस्या है उससे निजात मिलेगी। ठीक है सर। एक कॉल है सर, देवेंद्र है जिन्होंने उत्तराखंड से में कॉल किया है, ये आंवला के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। देवेंद्र जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, आंवले का पेड़ है, तो आंवले के पेड़ में आंवले लगे हुए तो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। ठीक है सर, ये अक्सर दर्शकों के ये सवाल आते हैं कि फल जो है वो टपक रहा है। देखिए ऐसा है कि देवेंद्र जी जो है, इसमें ये प्रकृति का नियम है कि जो इतना जो पौधे उसमें जब फल लगते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे फल जो है आपको उसमें से मिलेंगे, क्योंकि हमारी गणित कमज़ोर हो सकती है लेकिन पौधों की गणित जो है बहुत अच्छी होती है। उनको ये पता है कि हमको कितना फल रखना है और कितना गिराना है। तो ये प्राकृतिक रूप से जो है, अगर आप देखेंगे कि करीब 100 फल लगा हुआ है तो उसमें से ये मान के चलिए कि आपको 40 से 50 जो है वो फल गिर जाएंगे। मैं आमतौर पे एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आमतौर पे आपको एक औसतन उपज जो है वो करीब 150 से 200 किलो प्रति वृक्ष होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप कुछ स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि एक प्लेनोफिक्स का स्प्रे आता है, उसमें जो है 1 ml आप 10 लीटर ml पानी में डाल करके जब सितंबर अक्टूबर में जब फल लग जाते हैं उस समय आप एक प्लेनोफिक्स का स्प्रे कर दीजिए। तो इससे जो है क्या होगा कि आपकी फल की गिरने वाली समस्या जो है, फल की गिरने वाली समस्या जो है उससे निजात पाया जा सकता है। जी जी ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसका हमारे दर्शक ध्यान रखें। आज हम बात कर रहे हैं अगेती आलू पर और साथ ही कैसे हमारे किसान बेर और आंवले की बागों की देखभाल करें। अगर आपको कोई भी इससे जुड़े हुए सवाल हैं आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं। कुछ व्हाट्सएप सवाल भी देख लेते हैं, अगर कुछ दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप सवाल अगर भेजे हैं तो उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। सर ये सवाल आया है बेर से जुड़ा हुआ,
और ये हमारे दर्शक हैं कर्नल महेंद्र सिंह ढाका, झुंझुनू राजस्थान से। ये जानना चाहते हैं राजस्थान के लिए बेर की कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी, और बेर को अक्सर गिलहरी और पक्षी खा जाते हैं, तो उससे क्या करें, मतलब उसमें चोंच मार देंगे या फिर जूठा कर देंगे, उससे फल ख़राब हो जाता है। जी देखिए महेंद्र सिंह जी, अभी जो है किस्मों के बारे में आपने पूछा था, अजमेर से एक कोई पूछा था, एक सज्जन थे तो वो पूछ रहे थे, तो किस्मों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस्मों में जो है 2-3 होते हैं। एक तो पहले अगेती होता है, फिर बीच में पकने वाले, फिर देर से पकने वाले। तो अगेती में जो है जो सबसे जल्दी पक करके आता है, और राजस्थान के उस क्षेत्र के लिए, झुंझुनू के लिए जो है गोला सबसे उपयुक्त किस्म है। गोला है वो, उसमें जो है नीचे फैलता है, वो किस्म जो है नीचे फैलता है, तो नमी संरक्षण के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा एक थार सेविका और भोबराज। थार सेविका के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि विश्व की पहली जो है हाइब्रिड की किस्म है। दूसरा मध्य में पकने वाले में, अगर आप मध्य में चाहते हैं तो बनारसी कैथली लगा सकते हैं, और देर से पकने वाले में सबसे अच्छी किस्म जो है वो सेब है। सेब जो है बहुत अच्छी किस्म है। और जहाँ तक गिलहरी का और उसकी चिड़ियों का प्रश्न है, ये जो है कुछ नेचुरल कंट्रोल कर सकते हैं उसमें, जैसे कि आप उसको चाहें तो पौधों को जो है नेट से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 2, 4, 10 पौधे हैं तब तो ये संभव है, लेकिन कॉमर्शियल स्केल पे जो है ये संभव नहीं है। तो इसमें जो है नॉर्मली जो है थोड़ा सा कुछ, जैसे कि ये कुछ स्प्रे कर देते हैं, या कुछ जिसमें से वो महक आती है, उस तरह के ग्रेन्यूल्स को स्प्रे कर देते हैं, जिससे उसे कुछ नहीं। ठीक है सर, एक और सवाल है, गणेश जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से हमें ये कॉल किया है, बात करते हैं। जी गणेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैं एप्पल बेर के बारे में जानना चाहता हूँ। किसके बारे में? एप्पल बेर। एप्पल बेर के बारे में। देखिए पौधे कहाँ पे मिलेंगी? ठीक है, देखिए एप्पल बेर जो है एक इंट्रोडक्शन है। आपको जो है जो भी प्राइवेट नर्सरीज है आमतौर पे जो है एप्पल बेर को ज़्यादा करते हैं, जैसे कि रायपुर का क्षेत्र है, रायपुर क्षेत्र में जो है एप्पल बेर की खेती बहुत अधिक की जा रही है, तो आपको वहाँ से मिल सकता है। वैसे जो मेरा अपना सोचना है कि अपने भारत में जो है खुद इतने अच्छे किस्म हैं जो है कि एप्पल बेर वगैरह जो है एक तरह से सिंथेटिक टाइप का है, वो बड़े होते हैं उसमें जो है, और उसमें काफ़ी कड़ा रहता है। लेकिन जैसे कि आपको सेब लेना चाहिए, वो एप्पल का ही सब्स्टिट्यूट है, सेब है, उसकी आभा बहुत अच्छी होती है, आप सेब लगाइए। वैसे आपको अगर रुचि एप्पल बेर में ही है तो आपको रायपुर के क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र से जो है आपको एप्पल की जो है किस्में मिल सकती हैं। जी जी ठीक है सर। इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद इस विषय पर हम आपकी कॉल्स लेते रहेंगे, आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। इस छोटे से ब्रेक के बाद होगी आपसे बात। 10 मिनट और। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमें कॉल नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप हमारे विशेषज्ञों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल करें। अब सर, जो आज का हमारा जो विषय है आलू की हम बात कर रहे हैं। सर, बहुत सारी बातें तो आपने बीच बीच में बता दी, लेकिन मुख्य तौर पर खेत की तैयारी से जुड़ी और कौन कौन सी बातें रहती हैं? खेत की तैयारी में पहले किसान भाई इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि नमी अच्छी होनी चाहिए। तो यदि बारिश होने से अगर मॉइस्चर कंजर्व है, संरक्षित है,
तब तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आपको एक प्री सोइंग इरिगेशन जो हम बोलते हैं, मतलब कि बिजाई से पूर्व ही खेत में पानी लगा लें, और पानी लगाने के बाद जब खेत हमारा तैयार हो जाता है तब उसको हम अच्छे से उसकी जुताई करके आलू के बिजाई के लिए तैयार कर लें। अगेती जो हमारी खेती है आलू की, उसमें एक और समस्या आती है। मुझे इस बात को भी यहाँ मैं चाहता हूँ आप लोगों से बताएं करें कि कभी कभी सितंबर के अंत में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हैवी रेंस होती है, और उस हैवी रेंस में इतना महत्वपूर्ण आपका इतना महंगा बीज आप लगाते हैं, और आपका जमाव से पहले ही जब ज़्यादा बारिश हो जाती है और उसके ऊपर पानी जब चला जाता है तो आपका सारे आलू उसमें सड़ जाते हैं, जमाव नहीं होता। तो इस बात का भी ध्यान दें किसान भाइयों कि जिस आप मृदा का चयन करें वह थोड़ा ऊंचाई पर हो, और बलुई हमारी मिट्टी होनी चाहिए, बलुई दोमट हो, और उसमें जल निकास की जो व्यवस्था अच्छी हो कि यदि बारिश भी हो तो उसको पानी को हम निकाल सकें और पानी अच्छे से उसमें से निकल सके। इन बातों का ज़रूर ध्यान दें। जी, देवेंद्र सिंह दर्शक हैं जालंधर से जिन्होंने हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। जी देवेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो जी बताएं, सवाल बताएं। हाँ मैडम जी, मेरा सवाल ये है, मैंने एक आंवले का बूटा लगाया है जो वो 1-1.5 फीट का है अभी। ठीक है, तो उसमें मुझे क्या क्या आगे करना चाहिए कि वो आगे से जल्दी से बढ़ जाए और अच्छा हो जाए। ठीक है सर, उसमें क्या डालें, मैं क्या ठीक है, आप अब जानना चाहते हैं कि अच्छी बढ़वार कैसे हो, कैसे आपका स्वस्थ वृक्ष। ठीक है सर। देखिए देवेंद्र जी, आपने जो है केवल एक बूटा लगाया है, ठीक है, ये अभी समय है, आप इसको सुधार लीजिए, वरना क्या होगा कि जब पौधे बड़े होंगे 4-5 साल के होंगे तो आपकी शिकायत ये रहेगी कि उसमें फल नहीं आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आंवला जब भी लगाए तो कम से कम 2 पौधे लगाएं, क्योंकि इसमें प्रांगण की समस्या होती है। ठीक है, तो अभी भी समय है, आप एक किस्म और कोई ला करके, जो भी आपके पास किस्म है अभी लगा हुआ, उसके अतिरिक्त एक किस्म लगा करके आप लगा लें। दूसरी चीज़ है कि नियमित रूप से उसको खाद देते रहे, जैसे कि एक बार मार्च अप्रैल में पड़ता है। मैंने अभी कुछ देर पहले जो है इसकी मात्रा बताई थी कि अगर 1 साल का पौधा है तो 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसी हिसाब से डोज को बढ़ाते चले जाइए। अगर आपको यूरिया से देना है तो उसको 100 ग्राम को 2.16 से गुणा कर ले, फास्फोरस की जो मैं बताया हूँ 50 ग्राम, उसको 6.25 से, और म्यूरेट जो पोटाश की मात्रा है उसको 1.74 से गुणा कर ले। एक बार मार्च अप्रैल में उसको खाद दे दे, उर्वरक दे दे, दूसरा जो है जुलाई अगस्त में दे दे। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जहाँ तक हो सके आप जो है गोबर की खाद उसमें जरूर डालिए, कम से कम 30 से 40 किलो है गोबर की खाद जो है प्रति वृक्ष उसमें डालिएगा तो उसका बढ़वार बहुत अच्छा ठीक है सर। इसी के साथ ही आंवले पर भी एक सवाल है, तो जल्दी से वो भी ले लेते हैं। और सवाल ये आया है मध्य प्रदेश से, आंवले की खेती में अगर अभी आप आंवले की खेती करना चाहते हैं इस समय पर, तो इसके लिए कौन सी अच्छी किस्में रहेंगी? बल्लू हैं मध्य प्रदेश से। हाँ बल्लू जी, देखिए इस समय जो है आप बिल्कुल आंवला लगा सकते हैं, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, तो अभी आपके पास 10-15 दिन का समय है। थोड़ी सी आपके पास सिंचाई के साधन जो है अगर उपलब्ध है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। और उन्नत किस्में हैं जैसे कि नरेंद्र आंवला 7 है, ठीक है, नरेंद्र आंवला 7 लगा लीजिए, 6 लगा लीजिए, 4 लगा लीजिए। उसके बाद गोमा ऐश्वर्या है, गोमा ऐश्वर्या है, उसमें आनंद से कुछ किस्में विकसित की गई हैं गुजरात से, भवानी सागर 1 है, लक्ष्मी 52 है, बहुत सारी किस्में हैं आंवला की, आप लगा सकते हैं। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि जो भी आप पौधे लगा रहे हैं उसकी गड्ढे अच्छी तरह से खोदिएगा, उसमें कोई कंजूसी मत करिएगा। गड्ढे कम से कम 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 बाई मीटर का कोशिश करिए कि कम से कम इतना हो। उसके बाद गड्ढों की अच्छी तरह से भराई करिएगा, मिट्टी का अच्छी तरह से मिश्रण बचाव के लिए उसमें 2 ml प्रति लीटर क्लोरोपाइरीफॉस डाल करके उसमें उसकी ड्रेंचिंग कर दीजिएगा। उसके बाद आप पौधे जो है लगा सकते हैं। जी, अब सर आलू पर कुछ हमारे दर्शकों को और जानकारी देना चाहेंगे। मुख्य रूप से हमने सभी मेरे ख्याल से बिंदु हमने कवर कर लिए, लेकिन कुछ और बातें आपको लगता है जो जाननी महत्वपूर्ण है, कम शब्दों में सर। अगेती आलू की जो खेती अगर करना है किसान भाइयों, तो पहले तो हम इसमें चर्चा भी कर चुके हैं कि प्रजाति का जो चयन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और जो आपकी मृदा है उसका भी ध्यान रखें कि भारी मृदा न हो,
और हमारी जो मृदा है उसमें जल निकास की सुविधा हो, और हमारे पास जो बलुई मिट्टी हो, बलुई दोमट हो, और इन बातों के साथ साथ हमें गुणवत्ता युक्त बीज का भी प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी फसल की अच्छी जो उत्पादकता के लिए बीज का अच्छा होना, प्रजाति का चुनाव और साथ में जो हमारी शस्य क्रियाएं हैं, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उसको अच्छी तरह से करें। सिंचाई को ध्यान में रखें। प्रथम सिंचाई जो हमारे किसान भाई करें वो बहुत हल्की सिंचाई होनी चाहिए, और उसमें आप 1/4 पानी दें, और धीरे धीरे जो है वो पानी आधा सीपेज के तौर पर हो जाएगा। जी जी। और इन बातों का ध्यान दे करके हमारे किसान भाई अच्छी फसल आलू की ले और अच्छी उत्पादकता प्राप्त करें जी। और इससे खूब लाभ। विशेषज्ञों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर OP अवस्थी जी जो कि हमारे साथ थे, बेर और आंवले पर आपने जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या होने वाला है, आइए डालते हैं उस पर भी नजर। अगले अंक का हमारा विषय रहेगा धान फसल का प्रबंधन, और साथ ही हम बात करेंगे सरसों की उन्नत किस्म एवं अगैती बुआई पर भी। धान और सरसों इससे जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल हमें पहले से ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके साथ ही आप हेलो किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें, यानी टोल फ्री नंबर 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अगर आज का कार्यक्रम आप दोबारा से देखना चाहते हैं या फिर कोई पॉइंट मिस कर गए हैं, पूरा कार्यक्रम नहीं देख पाए हैं, तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करें, जिसके माध्यम से आप हमारे YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर देख पाएंगे आज का हेलो किसान। इसी के साथ यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 60 दर्ज हुआ। कोलकाता में सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में सूचकांक 27 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 37 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 36 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।